Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 12th August, so let's get started. Hindenburg report raises political storm. Now हिंडनबर्ग पहली बार न्यूज में नहीं आया है, ये सेकंड टाइम न्यूज में आया है। एक बार और आया था जब इसने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लगाए थे और यहाँ भी एलिगेशन उसी तरह के रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सेबी की जो चीफ है, ठीक है, सेबी की चीफ मिस बुच, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट आई थी जिसमें एलिगेशन लगे थे इन पर मिस एप्रोप्रिएशन के अडानी ग्रुप पर, उसके बाद सेबी ने कहा था हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इशू ये निकल के आया है कि खुद जो सेबी की चीफ हैं वही अडानी ग्रुप की एक ऑफशोर कंपनी में पार्टनर है। ओके, सो फिर अल्टीमेटली बात आती है क्या ये इन्वेस्टिगेशन बायस्ड हुई होगी या इंडिपेंडेंट रही होगी। ओके, क्योंकि क्लीन चिट तो दे दी थी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को उस पिछली रिपोर्ट में। जस्ट सेकंड ना, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने डिमांड की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इंक्वायरी। जेपीसी इज लाइक उसमें हाउसेस के मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, और वो उनके अंडर में उनके सुपरविजन में इंक्वायरी होती है यहाँ पर, ताकि सभी पार्टी के लोग इस बात से सेटिस्फाई रहें कि इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर चल रही है। सेबी चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बुच। US-based short seller on Saturday had said that chief of India's stock market regulator, that is Ms. Butch, in charge of probing allegations against the Adani group of company, इसी कंपनी के अगेंस्ट ये एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं, herself had a stake in offshore entities linked to what it claimed was Adani money spioning scandal. सॉरी ये वर्ड दब गया, शिफोनिंग स्कैंडल। तो इन्हीं कंपनीज में ऑलरेडी हमारी सेबी की चीफ के स्टेक्स हैं। इस तरह की न्यूज इन्होंने कल रिलीज की है, तो वो एक पॉलिटिकल स्टॉर्म कॉज किया है उसने। अभी हम इस न्यूज पे आगे भी आएंगे न्यूज़पेपर में आज ही। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। क्रेस्ट गेट ऑफ तुंगभद्रा रिजर्वायर वॉश्ड अवे, अलर्ट इशूड एज आउटफ्लो सेट टू इंक्रीज। अब यहां पर एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आता है विद रिस्पेक्ट टू डैम सेफ्टी। तो आज हम लोग डैम सेफ्टी में जो एक्ट आया था 2021 में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, डैम डैमेज हुआ है यहाँ पर, तो इसी से रिलेटेड हम डैम सेफ्टी को लेकर सारी चीजें करेंगे। उसके बाद मुला पेरियार, ये भी इशू बना रहता है तमिलनाडु और केरल गवर्नमेंट के बीच में कि ये डैम भी कभी भी टूट सकता है, इसको नया बनाने की जरूरत है। तो अब केरल का जो फोरम है वो चाहता भी है कि न्यू डैम बनाया जाए मुला पेरियार की जगह पर, क्योंकि ये भी कल को ब्रेक हो सकता है, तो फिर वायनाड जैसे हादसे हो सकते हैं। अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम डैम सेफ्टी एक्ट को अच्छे से तैयार करें। सो लेट्स स्टार्ट। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 is significant piece of legislation that aims to ensure safety of dams across the country. Okay. Now, given the importance of dams in water management, agriculture, power generation, and flood control, the law seeks to establish a comprehensive regulatory framework for maintenance and operation of dams to prevent disaster and safeguard public safety. Okay. अब इसका पहले बैकग्राउंड देखिए कि हमें क्यों जरूरत थी इस एक्ट की। जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डैम्स हैं, उनका सेफ्टी मैनेजमेंट इंश्योर करना भी जरूरी है और पूरे नेशनल लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसमें, इसलिए पार्लियामेंट ये लॉ लेकर आया था। India has over 5,700 large dams, many constructed over 5 decades ago. ठीक है, 50 ईयर से ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। एग्जाम्पल मुल्ला पेरियार डैम, वो 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड हो चुका है। As dams age, the risk of structure failures increase, which can lead to catastrophic consequences, including loss of life, property damage, environmental degradation. अब इस एक्ट के पहले क्या इशू था? Now, prior to Dam Safety Act, dam safety was governed by the guidelines and standards issued by Central Water Commission. ठीक है, तो इसके 2021 में एक्ट आने के पहले ये सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन और स्टैंडर्ड्स के थ्रू गवर्न किए जाते थे, बट देयर वाज नो सेंट्रल लेजिस्लेशन मैंडेटिंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. So, the need for formal law was felt due to several incidents of dam failure in past, such as मचू डैम फेलियर इन 1979 गुजरात में हुआ था। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज डैम की सेफ्टी को इंश्योर करना,
सर्विलेंस किया जाए, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स टू एंश्योर देयर सेफ फंक्शनिंग, मिटिगेशन ऑफ रिस्क टू मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद डैम फेलियर। अगर डैम फेल हो ही जाता है तो कम से कम रिस्क मिनिमम हो, ये एंश्योर करना। बाय एस्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी एक्शन। Institutional framework, it to establish institutions at the national level and state level जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डैम सेफ्टी के लिए। अभी हम बात करेंगे इसकी कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं दोनों लेवल पर। यूनिफॉर्म प्रैक्टिस टू एनफोर्स यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट थिंग इज दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल स्पेसिफाइड डैम्स। जो डैम स्पेसिफाई किए जाएंगे इस एक्ट के अंडर में उन सब पर अप्लाई होगा। And it will include all the dams with a height of more than 15 meters and those between 10 to 15 meters that meet certain conditions such as reservoir capacity greater than 1 million cubic meter। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया जाए स्टेटमेंट कि ये उन डैम्स पर एप्लीकेबल होगा सिर्फ जिनकी हाइट 15 मीटर हो, तो ऐसा नहीं है। 10 से 15 मीटर की हाइट पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कितना वाटर होल्ड कर रहा है, उसकी रिजर्वायर कैपेसिटी क्या 1 मिलियन क्यूबिक मीटर से ऊपर है। अगर है तो फिर उसकी हाइट मैटर नहीं करेगी, वो 10 का भी होगा तो भी इंक्लूड किया जाएगा इसकी तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई जाएंगी, दो नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। सबसे पहले बनेगी नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। दिस विल बी ए हाई लेवल कमिटी एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। यानी कि पहले जो बॉडी गाइडलाइन और स्टैंडर्ड दे रही थी उसी के चेयरमैन को ही यहां का चेयरमैन बना दिया जाएगा। इट विल एडवाइज ऑन पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू डैम सेफ्टी। इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर डैम सेफ्टी विच ऑल डैम ओनर्स मस्ट एडर टू। तो यानी कि जो काम पहले सीडब्ल्यूसी में बैठ के कर रहा था ये आदमी चेयरमैन, वही काम अब वो यहां एनसीडीएस में बैठ के करेगा। ठीक है, वही रेगुलेशन, वही स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। देन एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, बिकॉज देखिए जो कमिटी है वो क्या कर रही है यहाँ पे, सिर्फ एक एडवाइजरी रोल प्ले कर रही है, एक एडवाइस दे रही है, लेकिन इन एडवाइसेस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एक अथॉरिटी का, और वही इसके अंडर में दोबारा बनाई जाएगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ए रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी पॉलिसीज। फोकस ऑन दी वर्ड इम्प्लीमेंटिंग। ये इस कमिटी का, इस एनसीडीएस का इम्प्लीमेंटिंग आर्म होगा। implementing the policies, standards, guidelines on dam safety, and it will also resolve the dispute between states and dam owners regarding the dam safety। फिर स्टेट लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा डैम सेफ्टी के लिए। ईच स्टेट इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश ए स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ डैम्स विद इन द स्टेट। इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए डेटाबेस ऑफ डैम्स कि आपके स्टेट में कितने डैम्स हैं, कितनी कितनी हाइट के हैं, उनमें रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर हो सकता है। कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन एंड इंश्योरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये तीन बॉडी समझ में आई, ये तीन बॉडी एक्ट के अंडर में बनाई जाएगी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी डिसाइड की जाएगी, स्पेसिफाई किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट एंड रिजर्वायर कैपेसिटी। नेक्स्ट इज डैम ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सो डैम ओनर्स इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इमरजेंसी एक्शन प्लान, carry out regular inspection and maintain records related to dam safety, and they will be also responsible for ensuring necessary repair and maintenance। सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ डैम्स विद डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर पीरियोडिक सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन टू डिटेक्ट एंड एड्रेस सेफ्टी इश्यूज। इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना होगा सभी डैम ओनर्स को। दे मस्ट डेवलप एन इमरजेंसी एक्शन प्लान which will include the procedure to minimize the impact of dam failure, including communication protocols कि आप पब्लिक को कितनी जल्दी और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो with downstream communities and evacuation plan। ओके, तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। अल्टीमेटली आपको मेंस में यही सब पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं, फीचर्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट कमिंग्स पूछी जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो कराता हूँ वो अपनी जगह है, बट उसके अलावा न्यूज़पेपर में जब हम हर एक टॉपिक को उसी फॉर्म में देख रहे हैं जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है इसलिए ताकि आपको उतनी दिक्कत ना हो कि लास्ट के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है, वो गलती नहीं करना कि आप लास्ट के लिए कुछ छोड़ देंगे कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, वो गलती नहीं करना। थ्रू आउट द ईयर करंट अफेयर में अपनी इंटेंसिटी को सेम लेवल की मेंटेन करके रखिएगा।
क्योंकि हर रोजाना न्यूज़पेपर में हम 4 से 5 आर्टिकल इस तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम फुल फ्लैजेड जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टॉपिक पे। ठीक है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग हर ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं, हम मेंस 450 प्लस में 2 टॉपिक हर वीकली देख रहे हैं। ये आपके मेंस के लिए पूरा सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके, प्रीलिम्स के लिए हम लोग आपके साथ न्यूज़पेपर, उसके अलावा प्रीलिम्स एक्स्ट्रा मैंने आज सुबह इस पे एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, वीकली हम द हिंदू के अलावा जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर करते हैं, और साथ में एमसीक्यू के फॉर्म में बाकी की चीजें आ जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एनहांस सेफ्टी सिग्निफिकेंस स्टडी कर रहे हैं अब हम। द एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द डैम, प्रिवेंटिंग डिजास्टर एंड इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है प्रॉपर, इट एड्रेस द गैप्स दैट एग्जिस्टेड इन अर्लियर डैम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिफॉर्मिटी बनाई गई है हर स्टेट की तरफ, ठीक है, कॉमन लॉ है। द एक्ट एनफोर्सेज यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अक्रॉस स्टेट्स, रिड्यूसिंग डिस्क्रिपेंसीज इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर कोई डैम जैसे मुल्ला पेरियार डैम है, वो बना है ऑलमोस्ट तमिलनाडु केरल की बॉर्डर पर, अब वो किसी भी तरफ से ब्रेक हो जाए और मान लो आपके यहाँ आपके स्टेट में स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं थे सेफ्टी के, और वो डैम ब्रेक हो गया, लेकिन उसका असर तमिलनाडु पे जाके पड़ा। ठीक है, हालांकि ये तो मुल्ला पेरियार तमिलनाडु गवर्नमेंट मेंटेन करती है, अगर वो ढंग से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती और डैम ब्रेक हो जाता है तो केरल की पब्लिक को नुकसान होगा। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी इसमें। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, द एक्ट प्लेसेस सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डैम ओनर्स एंड ऑपरेटर्स, मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर सेफ्टी ऑफ देयर डैम्स। इसके अलावा शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। फर्स्ट इज फेडरल कंसर्न। Some states have expressed, like Tamil Nadu, they have expressed concern that the act encroach on their jurisdiction over water resources, which is a state subject under 7th schedule. ठीक है, तो ये criticism valid भी है। Implementation challenge, effective implementation of the act requires considerable resources, training, especially manpower. ठीक, बट जनरली क्या होता है कि ये जो बॉडीज होती है ना, इनको जब किसी आईएएस की पोस्टिंग की जाती है तो वो ऐसा माना जाता है पनिशमेंट दी गई है उसको। बोरिंग सा काम होता है, सबको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनना है, कोई ये सब नहीं बनना चाहता। तो जनरली एज अ पनिशमेंट स्टेट लेवल पर तो और बुरे हाल है, तो वो लोग मन लगा के उसमें काम भी नहीं करते हैं, राइट। उतनी एक्सपर्टीज भी नहीं होती वाटर रिसोर्स को लेकर उनको। सो यहाँ पे काफी रिसोर्सेज, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। तो ये अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनी डैम्स इन इंडिया आर ओल्ड and may not meet the stringent safety standards prescribed by the Act, necessitating substantial investment in retrofitting and rehabilitation. आपको जैसे हमने देखा कि अधिकतर हमारे जो डैम्स हैं वो 50 ईयर से ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो उनको हमें रेट्रोफिट करने की और रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है पहले, अदरवाइज वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, कंक्लूजन आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा ये आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इसमें। चलिए आगे चलें अगले टॉपिक पे, अडानी केस। अब यहाँ पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तो क्वेश्चन मार्क बना है कि क्या सेबी ने अच्छे से ये इन्वेस्टिगेशन की है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है दैट इट कैन ट्रांसफर द प्रोब इफ बायस फाउंड। अगर कोर्ट को लगता है कि सेबी ने ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट नहीं की है तो वो केस ट्रांसफर किसी और एजेंसी को भी कर सकता है। द टॉप कोर्ट इन जनवरी जजमेंट एक्नॉलेज इट्स पावर टू ट्रांसफर एन इन्वेस्टिगेशन from authorized agency if there was a strong evidence on record that probe was prima facie tainted। और ये किस आर्टिकल के अंडर में कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू ट्रांसफर एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम एन ऑथराइज्ड एजेंसी टू द सीबीआई और कंस्टिट्यूट एन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में, अपने सुपरविजन में भी एक एसआईटी बना सकता है। ठीक है, अनंतनाग फिर से वही टेरर ऑपरेशन जम्मू रीजन में, ये हमने 8 अगस्त को डिस्कस कर लिया था अच्छे से कि जम्मू रीजन में टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है और इसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। तो वो टॉपिक हमारा 8 अगस्त को हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की न्यूज़पेपर का। ठीक है, एफ फॉर फ्यूचर, ओ फॉर ऑप्शन, क्योंकि ये चीज जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ये बहुत कंफ्यूज करेगी। इसे मैं आपको यहीं पे करा देता हूं ताकि आपको स्टैटिक जब आप करोगे इकोनॉमी हमारे साथ तो आपको टाइम इतना प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है दोनों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल समझेंगे, 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए फ्यूचर से तो आप सिंपल समझ सकते हो, यानी कि एक इन्वेस्टर है, यहां पे दूसरा इन्वेस्टर है, ये दोनों फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड करते हैं कि एक शेयर है, ठीक है, आज 100 रुपए का है मान लो,
तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि 30 दिन बाद एट अ फ्यूचर डेट मैं ये शेयर आपसे 120 रुपए का खरीद लूंगा। अब वो ये क्यों सोच के कर रहा होगा? क्योंकि उसको लग रहा होगा कि एक महीने में इसकी कीमत 150 रुपए तक बढ़ सकती है। तो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं कि 150 रुपए बढ़ सकती है। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस 100 रुपए की शेयर को खरीद रहा हूं और इसको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि 30 दिन बाद मैं ये आपसे 120 रुपए का खरीद लूंगा, इस उम्मीद से कि मुझे तो 120 से मिल जाएगा, बट एक्चुअली उस टाइम मार्केट में, शेयर मार्केट में इसके रेट 150 तक जा रहे होंगे। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके डिसाइड कर रहे हैं हम दोनों कि 30 डेज बाद हम लोग इतने इतनी प्राइस पर ये डील करेंगे। अभी एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। हम अभी से फिक्स कर रहे हैं कि 30 दिन बाद हम लोग ये एसेट खरीदेंगे बेचेंगे इस फिक्स प्राइस पर। ओके। एक फिक्स डेट पर 30 दिन बाद। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस लाइक एनएसई एंड बीएसई। फर्स्ट, ऑब्लिगेशन। यहाँ पे बायर और सेलर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, दोनों के लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। बैकआउट नहीं कर सकते आप। ओके। सेकेंड, दे आर स्टैंडर्डाइज इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, कितने शेयर खरीदेंगे, कितने प्राइस में खरीदेंगे और क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फ्यूचर्स अलाउ ट्रेडर्स टू टेक लार्ज पोजीशंस with a relatively small amount of capital known as margin. This amplifies both potential gain as well as losses. ठीक है? मैं सोच रहा हूं कि ये शेयर की कीमत 30 दिन बाद 150 हो जाएगी। एक आदमी जो अलग सोच रहा है, उसे 100 रुपए में बेच रहा है, उसको लगता है कि नहीं ज्यादा ज्यादा 110 जाएगी, बट मैं मान रहा हूं कि 120 हो जाएगा। ठीक है। प्राइस टाइम 150 होगी, तो मैंने इसको कमिट कर दिया कि चलो मैं आपको, आप मुझे बेच दो, प्रॉमिस कर दो कि 30 दिन बाद मुझे दोगे, मैं आपको 120 रुपए दूंगा। अब ये मान के बैठा है कि ज्यादा ज्यादा 110 बढ़ेगा प्राइस, पर प्राइस तो बढ़ के 150 जा रहा है मार्केट में। ठीक है। तो इसका स्पेकुलेशन ज्यादा सटीक हुआ है। ओके। सेटलमेंट, फ्यूचर्स कैन बी सेटल्ड ईदर बाय फिजिकल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट और बाय कैश सेटलमेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने यूज किए होंगे। ओके। नाउ look at this example. Suppose you enter into future contract to buy 100 share of XYZ Limited, कोई भी कंपनी, at 500 पर शेयर। ठीक है। मैंने 100 शेयर खरीदने की प्रॉमिस कर लिया। ठीक है। एक एक शेयर की प्राइस कितनी है, 500 रुपीज, और एक्सपायरी डेट क्या रखी है अपने कॉन्ट्रैक्ट की, 30 डेज बाद। ऑन द एक्सपायरी डेट रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस, अब चाहे इस 500 रुपए वाले शेयर की मार्केट प्राइस चाहे 400 रुपए हो जाए या फिर बढ़ के 600 रुपए हो जाए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया था आपके साथ। ओके। यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय, यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय द शेयर एट ₹500 ईच। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो गिर के 400 का हो गया, मैं 500 रुपए क्यों दूं, आपको देने पड़ेंगे। इफ द मार्केट प्राइस इज 550, यू गेन 50 रुपीज। ठीक। अगर सपोज मार्केट की प्राइस बढ़ के 600 हो गए तो हमारा फायदा है, लेकिन अगर 400 हो गए तो नुकसान भी है। ठीक है। तो ये तो आपके स्पेकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। अब ऑप्शन से आपको क्लियर है कि मैं डिसाइड तो कर रहा हूं कि 30 डेज बाद मैं इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करूंगा, तो यहां पे मेरे पास राइट तो है कि मैं खरीद सकता हूं, मैं बेच सकता हूं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। अब अगर मुझे लगता है 30 दिन बाद, मैंने सोचा था कि 500 रुपए का खरीद लेता हूं, ठीक है, 600 रुपए शायद उस टाइम की मार्केट प्राइस हो जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन गिर के मार्केट प्राइस हो गई 400, तो मेरा तो लॉस हो रहा है। तो मेरे ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई हैव द ऑप्शन, आई हैव द ऑप्शन, नहीं खरीदना मुझे। राइट तो है मेरे पास कि मैं चाहूं तो खरीद सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके साथ, लेकिन मेरे लिए ये कंपलसरी नहीं होगा। ओके। अब इस ऑप्शन में दो कैटेगरी आती है, एक है कॉल, एक है पुट। ठीक है। तो एक सेलर का फायदा होगा एक में और एक में बायर का। अब देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ाता हूं दोनों। ठीक है। कॉल ऑप्शन यहां पे फोकस कीजिए, पुट ऑप्शन यहां फोकस कीजिए। ए कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू परचेज एन अंडरलिंग एसेट एट प्रीडिटरमिन्ड प्राइस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है। यहां पे बायर को मिल गया राइट टू परचेज। ठीक है। जबकि पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल अंडरलिंग एसेट। ठीक है। सिर्फ ये फर्क है कॉल एंड पुट ऑप्शन में।
ओके, राइट टू सेल, आप इसको याद रख सकते हैं पुट ऑप्शन को, कि आपके पास कॉल आया कि आप सेल कर दीजिए, पर आपने कहा मैं नहीं कर रहा, ठीक, आपने फोन पुट डाउन कर दिया, यू पुट डाउन दी फोन, ठीक है, आपके पास राइट है सेल करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे करना ही है, कि यही फर्क है बस फ्यूचर और ऑप्शन में। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कि मैं चाहूं तो बैकआउट कर सकता हूं इस डील से, टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बायर जो खरीद रहा है उसके पास है राइट टू परचेज। इन्वेस्टर बाय कॉल ऑप्शन व्हेन दे एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू राइज। मैं कॉल ऑप्शन तब लूंगा क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं ना, आई हैव द राइट टू परचेज। मैं कॉल ऑप्शन जब लूंगा जब मुझे ये उम्मीद होगी कि एसेट जो मैं खरीद रहा हूं उसके प्राइस बढ़ेंगे, 500 रुपए का शेयर 30 दिन बाद 600 रुपए का हो जाएगा, अगर मुझे ये उम्मीद है तो मैं लूंगा कॉल ऑप्शन। ऑलराइट, suppose you buy a call option on ABC Limited with a strike price of rupees 100 and expiry of 1 month. If the market price of ABC Limited rises to 120 rupees before expiry, you can buy the share at 100, ठीक है, 20 rupees का प्रॉफिट हो रहा है, and make a profit of 20 rupees per share. However, if the price fall below 100, ठीक है, लॉस हो रहा है हमें, तो आई कैन चूज नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मैं मना कर सकता हूं, ठीक है, ये कहलाएगा कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन, यहां पे बायर को राइट टू सेल है, ये मेरे पास राइट है सेल करने का, आपने मुझे फोन किया कि आप सेल कीजिए, मैं फोन कट कर सकता हूं, आई विल पुट डाउन, नो। इन्वेस्टर बाय पुट ऑप्शन व्हेन दे एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू डिक्लाइन। ये दो लाइनें याद रखिएगा, ठीक है, मैं ये तब खरीदता हूं जब मुझे उम्मीद है कि इसके प्राइस गिरेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हैं, बट आई होप कि आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में दो टाइप की, कॉल एंड पुट। पुट का मतलब आप समझ लीजिएगा राइट टू सेल, ठीक है, मेरे पास आप फोन करोगे कि आप सेल कीजिए, मैं मना कर दूंगा नहीं मुझे नहीं करना, आई विल पुट डाउन द फोन। ओके, तो यहां पर एफ एंड ओ नॉर्म्स प्रपोज बाय सेबी टू हिट ब्रोकर्स एक्सचेंजेस, ये रिपोर्ट्स का कहना है। तो उसमें क्या नए नॉर्म्स आएंगे वो सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाएगा तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ पूछना होगा तो ऑप्शन से ही पूछा जाएगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है आपका। ये फीचर तो सिंपल है, वो तो आपको जो आपने साइन कर लिया है वो मानना ही है, ठीक। ऑप्शन में आपके पास चॉइस आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजीज डिटेक्ट डिफरेंस इन यूज ऑफ नाइट्रोजन बाय राइस वेराइटीज। अब हमारे यहाँ राइस की कई वेराइटीज ग्रो होती है, ठीक है। अब हम लोग अभी तक ये मानते हैं कि राइस इतना यूरिया एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, एनपीके नाइट्रोजन, ठीक है, कि इतना नाइट्रोजन यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। राइस की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग एफिशिएंसी होती है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ यूरिया। यहां पर गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एक डिस्कवरी की दैट देयर इज वाइड वेरिएशन अमंग पॉपुलर वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया इन देयर एबिलिटी टू यूज नाइट्रोजन। This knowledge can be used to develop a newer variety that use less nitrogen, कम से कम यूरिया यूज करे, and are high yielding, और yields ज्यादा दे हमें, thus slashing the expenditure on imported fertilizer and reducing nitrogen linked pollution. नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर इंडिया की, आइडियल रेशियो होता है 4:2:1, हम लोग यूज कर रहे हैं 8:4:1। Poor nitrogen use efficiency waste nitrogen of around 1 trillion rupees a year in India and over 170 billion dollar per year globally. इतना ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट चला जाता है। What is even worse is that and fertilizers are the main source of nitrous oxide and ammonia pollution of air and nitrate ammonium pollution of water, ठीक है, फिर वो यूट्रिफिकेशन होता है and all those things affecting our health, biodiversity, climate change, etc. Nitrogen use efficiency of the best varieties were 5 times as much as the least, ठीक है। अब राइस की कुछ वैरायटी है जो 5 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंटली नाइट्रोजन को यूज कर पा रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी हैं जो 5 टाइम्स कम यूज कर पा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च कर सकते हैं एक न्यू वैरायटीज बनाने पर जो नाइट्रोजन जिनकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बेटर होगी। India has tens and thousands of rice varieties, but only a few are actually used and studied as part of agriculture research. Alright? चलिए आगे चलते हैं, ये सब छोड़िए, इसमें कुछ ऐसा काम का पॉइंट मुझे मिला नहीं।
पार्टीज, सीरियस क्राइम एंड नीड फॉर जुडिशियल क्लैरिटी। अब ये आम आदमी पार्टी के रिस्पेक्ट में आया है, जैसे भी मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। The observation from Supreme Court in cases involving Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy Chief Minister Manish Sisodia touch upon the critical legal and constitutional issues that have far-reaching implication. Okay, तो इन्होंने इस पे कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हाईलाइट करे हैं जो काफी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनके। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया है? फर्स्ट इज रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अंडर पीएमएलए। अब पहली बात तो ये है कि पीएमएलए एक्ट, ये मैंने आपको मेंस 450 प्लस के सेशन में कराया है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख लेना, एक बार में पढ़ लो, नोट्स बना लो, समझ लो। पॉलिटिकल पार्टी इसके दायरे में नहीं आती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर किया, ईडी ने प्रेजेंट किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी ही पूरी रिस्पॉन्सिबल है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। The first observation by the bench led by Justice Sanjeev Khanna questioned whether a political party, in this case the Aam Aadmi Party, could be implicated under the Prevention of Money Laundering Act. Court's inquiry led the Enforcement Directorate to consider making up an accused under PMLA. Okay, this is unprecedented. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, because political parties have traditionally not, focus on this word, political parties traditionally not been treated as entities that could be directly accused under such legislation. तो पहली बात तो कोर्ट से यहीं पे गलती हो गई। ओके, सेकंड, definition and legal framework. Section 70 of PMLA deals with offenses committed by companies, defining a company to include any body corporate or includes, यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन बताई जा रही है आपको कि हम किस बॉडी को कंपनी मानेंगे। Any body, corporate, or includes a firm or other association of individuals. The issue arises from whether a political party can be interpreted as an association of individuals under this provision or not. ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए, वो सेक्शन 70 कहता है कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब क्वेश्चन ये उठा, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को भी इंटरप्रेट किया जा सकता है as an association of individuals under this provision? Okay, this is the question. ED reportedly used the definition of political parties from RPA Act 1951, उसमें भी दी गई है, ठीक है, which defines, अब आरपीए के अंडर में पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से डिफाइन की गई है? एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया कॉलिंग इटसेल्फ ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट। अब यहां भी वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, राइट, सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं। हाउएवर PMLA section 70 and its explanation seem to cover the entities more akin to business or corporations and not political entities. Definition आपने दोनों जगह सेम यूज कर दी, PMLA में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी, ठीक है, दोनों में। Thus bringing a political party within the PMLA purview is legally contentious as political parties are fundamentally different from corporate bodies or the firms. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई कॉर्पोरेट बॉडीज या बिजनेस हाउसेस की तरह काम नहीं करती हैं, लेकिन आपने डेफिनेशन सेम रखकर दोनों को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बना दिया, ठीक है। तो these two were the issues in Supreme Court. Next is potential consequences. The inclusion of political parties under PMLA could have significant consequences, particularly in system where political vendetta is a concern, जो कि आजकल चल रहा है. It raises the possibility of political party being targeted for their financial dealing, which could destabilize the political landscape. Policy and criminality. Second observation from the bench of Justice B.R. Gavai. It dealt with distinction between policy making and criminality. क्योंकि सारा जो केस है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो सब एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। Okay. So second observation deals with distinction between policy making and criminality. The question posed was, where do you draw the line between policy and criminality? This is crucial because under the cabinet system of governance, cabinet's collective decision making process is central to policy formulation. ठीक है, तो इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि क्या ये एक पॉलिसी थी सिर्फ या ये कोई क्रिमिनलिटी टाइप का एक्ट था। कैबिनेट तो हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ओके, और इनके जो डिसीजन होते हैं बाइंडिंग भी होते हैं, कलेक्टिव भी होते हैं, यानी कि कोई भी मंत्री बाहर जाके अपनी ही कैबिनेट के डिसीजन को काउंटर नहीं कर सकता, भले वो उससे एग्री करे ना करे, बट आपको पब्लिकली डिफेंड करना ही पड़ेगा कैबिनेट के डिसीजन को। इफ ए पॉलिसी इज डीम्ड बैड
इट कैन बी चैलेंज और डिसअप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर हाउस में, ठीक है, and the government can be held accountable in elections. However, attributing criminal liability to individual minister for decisions made by the cabinet collectively is problematic. अब जैसे अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल पे सहमत नहीं थे कैबिनेट से, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक, क्योंकि वो है कि आपने पढ़ा होगा जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका छोटा पार्ट कैबिनेट, दे ऑल स्विम टूगेदर एंड सिंक टूगेदर, एक साथ ही तैरेंगे एक साथ ही डूबेंगे, कोई मिनिस्टर अपने कैबिनेट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अब जब ये पूरा डिसीजन कैबिनेट ने लिया है तो फिर हम किसी एक मिनिस्टर को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें इसके लिए? अगर मान भी लें कि मनीष सिसोदिया इस केस इस पॉलिसी से सहमत नहीं होंगे, तो क्या कर सकते थे वो रिजाइन करने के अलावा? ठीक है, तो या तो फिर पूरे कैबिनेट को गिल्टी मानिए आप। द जुडिशरी ट्रेडिशनली डज नॉट क्वेश्चन द विजडम और द मोटिव्स बिहाइंड ए पॉलिसी बट मे रिव्यू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। यहां पे ये क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि सरकार के मोटिव क्या थे, क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे। सुप्रीम कोर्ट जनरली रिफ्रेन फ्रॉम ascribing criminal liability to ministers for cabinet decision. Holding individual ministers criminally liable for collective decisions could paralyze the functioning of cabinet and undermine the principle of collective responsibility. तो आप एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो तो फिर आप ये जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो देयर इज नीड फॉर जुडिशियल क्लैरिटी ऑन दिस because there is a great possibility of political misuse. There is need for Supreme Court to clarify the legal framework regarding applicability of PMLA to the political parties. Supreme Court should make it stand clear. After the and the distinction between policy making and criminal conduct. ये दो क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी देनी होगी। क्या PMLA पॉलिटिकल पार्टीज पे एप्लीकेबल है? And is there any distinction between policy making and criminal conduct? पॉलिसी पूरे कैबिनेट ने डिसाइड की, तो फिर क्रिमिनल कंडक्ट एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को क्यों माना जा रहा है? दिस वुड एंश्योर द लीगल सिस्टम डज नॉट बिकम ए टूल फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा एंड दैट एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज प्रोटेक्टेड। Supreme Court's observation raised important questions about the intersection of law, politics, and governance. The implication of these cases could shape the legal landscape concerning political accountability and limit of judicial scrutiny in matters of policy and governance. ओके बाकी ये सब आर्टिकल छोड़िए, ये काम के नहीं है। एक आर्टिकल ऊपर था जो हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जो साइंटिस्ट को मिलने वाले अवार्ड्स को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है। 33 साइंटिस्ट को दिया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इनको रिवैम्प किया गया है। पहले एक अवार्ड दिया जाता था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये दिया जाता था अंडर 45 के साइंटिस्ट को, इसको रिवैम्प कर दिया गया विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, इसका पूरा नाम है टोटल। और ये जो अवार्ड है 3 कैटेगरी में दिए जाएंगे, विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न एंड विज्ञान टीम। टोटल नंबर अवार्ड कैप किए गए एट दी 56, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। मच लाइक ओलंपिक मेडल, नोबेल प्राइज कंटिन्यू टू इल्यूड इंडियन साइंटिस्ट एंड दिस हैज बीन ए टची टॉपिक फॉर मैनी गवर्नमेंट्स। नोबेल भी हम नहीं जीत पाते हैं और ज्यादा ओलंपिक मेडल्स भी नहीं जीत रहे हैं। तो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मिनिमल फंडिंग। हमने देखा 0.7% ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, उतने अच्छे बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ नहीं होते साइंटिस्ट के पास रिसर्च करने के लिए, इसीलिए वो मूव कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज में और फिर वो ब्रेन ड्रेन वाली सिचुएशन बनती है। डिस्करेज मिली, ठीक है, आपके करियर में कोई इतनी ज्यादा प्रोग्रेस वाला कोई रोड मैप नहीं है। फोर्सिंग देम टू कॉम्पीट एट द कटिंग एज ऑफ रिसर्च विद देयर हैंड्स टाइट। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। वक्फ एक्ट हमने डिस्कस कर लिया था पुराने सेशन में, इसके अच्छे से प्रोविजन। अब ये देखना है कि इन्होंने क्या अमेंडमेंट्स मूव करे हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्ट और इसके फीचर्स, वो आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा या पिछले वाले लेक्चर्स देख लेना। अभी हमें देखना है कि क्या चेंजेस प्रपोज किए गए। फर्स्ट इज रीडेफिनेशन ऑफ वक्फ। Bill narrows down the definition of Waqf, now limiting the creation of Waqf properties to lawful property owners who have practiced Islam for at least 5 years. अभी तक क्या है कि ये लोग कुछ भी डिमांड कर देते थे, जैसे दिल्ली का 77% लैंड दे डिमांड की ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओके, इवन जो एंटीला बना हुआ है अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उस जमीन को भी वहां का वक्फ बोर्ड डिमांड करता है कि ये हमारी जमीन है, कुछ भी डिमांड कर देते हैं।
ठीक, तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा नैरो डाउन किया जाएगा इस वक्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को। ठीक है, सिर्फ लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स हु हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years, दिस एलिमिनेट द कंसेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज which allowed properties to be considered वक्फ based on their long term religious और charitable use even without formal documentation। अब सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पे हमारे बाप दादाओं ने नमाज पढ़ी थी कभी, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हो गई वो जमीन। ठीक है, अभी तक इसको सिर्फ इसी बेस पे मान लेते थे ये लोग, इट इज बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म रिलीजियस एंड चैरिटेबल यूज। बना दी होगी आप लोगों ने कभी कोई मजार या मस्जिद, लेकिन इसका आपके पास कोई लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर है तो बताइए। ठीक है, और वो जो ओनर है वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो एटलीस्ट पिछले 5 साल से, तभी उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, इट कांट बी बेस्ड ऑन जस्ट लॉन्ग टर्म यूज और चैरिटेबल यूज एनी मोर। क्लियर, दिस इज फर्स्ट प्रोविजन। Second, survey and registration of work properties. The responsibility of surveying properties shifted from survey commissioner to district collector. अब district collector survey करेंगे, ना कि survey commissioner or equivalent officer. Additionally, a centralized registration system will be introduced, requiring all work properties to be registered through a dedicated portal within 6 months of the law's enactment। ठीक है, आपको प्रॉपर रजिस्टर करानी होगी, पोर्टल पे अपडेट करना होगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ इंस्टीट्यूट, अब ये कितना वैलिड है, ये रहेगा फाइनल बिल जब बनेगा। अभी तो ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया है, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो ये देखना होगा, बट आई थिंक ये प्रोविजन मुश्किल है कि ये रहेगा फाइनल बिल में। One of the most contentious changes is the inclusion of non-Muslim members in Central Waqf Council, State Waqf Board, and Waqf Tribunals. The bill permits the appointment of 3 members of Parliament to the Central Waqf Council without requiring them to be Muslims. ठीक है, 3 सांसदों को वहां पे मेंबर बनाया जा सकता है। सिमिलरली स्टेट बोर्ड में भी मैंडेट किया जाएगा टू इंक्लूड 2 non-Muslims and 2 women। Enhance central government control. The bill increases the central government control over the work properties by empowering it to audit any work property at any time। सेंटर ने ऑडिट की पावर अपने पास ली है। इट अलाउज फॉर ग्रेटर जुडिशियल ओवरसाइट बाय परमिटिंग अपील्स अगेंस्ट द वक्फ ट्रिब्यूनल। ये जो ऊपर 3 बॉडी बनाते हैं लोग, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और एक ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल से जो भी अपील होगी वो ऊपर जाएगी इन हाई कोर्ट, रिमूविंग द फाइनलिटी ऑफ ट्रिब्यूनल डिसीजन। अभी तक इनका जो ट्रिब्यूनल होता था उसी का डिसीजन फाइनल मान लिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, आप जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तमिलनाडु का था, वहां पे इवन गांव में हिंदू भी हैं, मंदिर भी है, लेकिन उसके बाद भी वहां का जो स्टेट वक्फ बोर्ड था उसने पूरे के पूरे गांव को ही डिमांड कर दिया था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, इस तरह की, देखिए सिंपल सी बात है कि सेक्युलरिज्म से इस देश ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी कुछ दिया है रिलीजन को, लेकिन अगर उसका मिसयूज करने पे कोई उतर आएगा तो फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर है कि आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो लिबर्टी दी है, जो फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम दी है, अगर आप उसका मिसयूज करने पे उतर आओगे कि कुछ भी उलझुल क्लेम करने लगोगे तो फिर उन लॉस में चेंजेस जरूरी हो जाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स, ये बहुत है। और पता है इवन एक वन सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इवन दे से कि ये जो वक्फ बोर्ड में लोग बैठे हैं ना, ये सब लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं इनके, इन प्रॉपर्टीज के नाम पे लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हमने देखा था 9.4 लाख हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है वक्फ के बाद, थर्ड हाईएस्ट आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये सब इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, इनको रेंट पे दे रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। तो इवन विद इन मुस्लिम्स भी काफी सेक्शन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए। To prevent fraudulent claims, the bill explicitly states that government property identified as waqf property either before or after the enactment of the act will not be recognized as such। इम्प्लीकेशन एंड कंट्रोवर्सी, अब कंट्रोवर्सी वो उनका वही कहना है कि रिलीजियस राइट जो हमारे हैं उन पे एनक्रोचमेंट किया जा रहा है बाय इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम इन दी वक्फ इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, दे इन्फ्रिंज अबाउट ऑन देयर रिलीजियस राइट। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है ना, राइट टू मैनेज योर ओन अफेयर्स। ठीक, तो चलिए ये मान सकते हैं कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम एक कंसर्न हो सकता है, बट इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन इज नॉट ए कंसर्न, क्योंकि ऑडिट होना जरूरी है इनका। गवर्नमेंट ओवररीच,
Granting government extensive control over work properties and the ability to audit them at will were seen by some as excessive, possibly leading to political misuse and undermining principle of economic liberalization. Judicial concern. Centralization of power in district collectors and removal of वक्फ ट्रिब्यूनल्स अथॉरिटी, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर ये पास करते थे उसको भी रिमूव कर दिया गया, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है. ओके, they are seen as reducing the legal protections available for work properties, making them more vulnerable to government interference. सो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड वही सिंपल है कि पहले जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये गया है तो उसको अच्छे से एग्जामिन किया जाए पहले. यहाँ पर एक लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर हम देखें फैजान मुस्तफा का, ही सेड दैट व्हाइल सम ऑफ द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स कुड इंप्रूव वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, दे मस्ट बी बैलेंस्ड विद द सेफगार्ड्स that protect religious freedom and prevent government overreach. The ongoing parliamentary review will be critical in determining whether the concerns are adequately addressed in the final version of the law or not. Okay? तो यहाँ पे हमने जान लिया इसको लेके इम्प्लीकेशन कंट्रोवर्सीज क्या है और क्या चेंजेस प्रपोज किए गए, हमने ये जान लिया. ठीक है, आगे चलते हैं. गूगल मोनोपोली. नो, ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जाएगा. नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. बट द थिंग इज कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचते हो तो वहां आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको अवेयरनेस है या नहीं इस इशू की, कि चल क्या रहा है. तो यहां पर मैं आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, सॉरी 4, जिस वजह से ये केस चल रहा है यहां पर. ठीक है, अगस्त 5 2024 यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक एंटी ट्रस्ट केस लेकर आए ये लोग अगेंस्ट द टेक जायंट मोनोपोली गूगल. इनका यह कहना है कि वेब सर्च और एडवर्टाइजिंग सेक्टर में इसकी मोनोपोली है. तो यहां पे जो रूलिंग निकल के आई उसमें 4 पॉइंट दिए यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने. फर्स्ट इज मोनोपोली थ्रू एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट. एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर लेता है गूगल ब्राउजर डेवलपर्स के साथ, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ या वायरलेस कैरियर्स के साथ कि आप डिफॉल्ट ब्राउजर हमारा रखिएगा अपने मोबाइल फोन में. The Google's dominance in search was primarily achieved through exclusive distribution agreement with browser developers, mobile phone manufacturers, and wireless carriers. Google paid over $26 billion in 2021 to ensure its search engine was a default choice for users, effectively sidelining the competitors. तो ये तो माना वहां के सुप्रीम कोर्ट ने. Second, monopoly power in search services. Google was found to have monopoly power in 2 key markets. First is general search service and second is general search text ads. The court ruled that Google charged supra competitive prices for these ads. अब क्योंकि उसकी मोनोपोली है, अब अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करना है तो फिर उसको ले दे के गूगल के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा व्यूअर का बेस है. ओके, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जिनको ऐड देने हैं उनके लिए प्राइस कॉस्टली हो जाती है और ज्यादा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, गूगल मनमाने दाम आपसे डिमांड करेगा. अलाउइंग इट टू अर्न मोनोपोली प्रॉफिट्स. दिस बिहेवियर वाज डीम्ड ए क्लियर अब्यूज ऑफ इट्स मार्केट पावर. ठीक है, तो ये 2 सिंपल पॉइंट समझ में आए. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस. अब देखिए गूगल ने डेफिनेटली मोनोपोली मेंटेन करने के लिए अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो दी होंगी, कुछ तो ऑर्डर्स दिए होंगे एम्प्लॉइज को कि इस तरह की चीजें कीजिए. अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो भी ऑर्डर्स गूगल ने टॉप ऑफिशियल्स ने अपने एम्प्लॉइज को दिया उन ऑर्डर्स को इन्होंने मेंटेन नहीं किया. अगर मेंटेन किया होता तो वो एक एविडेंस की तरह यूज हो सकता था कोर्ट में. कोर्ट क्रिटिसाइज गूगल फॉर फेलिंग टू प्रिजर्व द इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय करेस्पॉन्डेंस दैट कुड हैव सर्व्ड एज एन एविडेंस. However, no sanction was imposed, though the judge warned that this leniency might not extend in future cases. अब से आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी ऑर्डर देंगे, ठीक है, कि आपने बोला हो कि एक फलाना मैन्युफैक्चरर है, उनको कहिए कि आप हमारे ब्राउजर को डिफॉल्ट रखिए, हम आपको पे करेंगे इसके लिए. तो इस तरह के सारे करस्पॉन्डेंस जो आपने अपने एम्प्लॉयज को दिए आपको मेंटेन करने होंगे अब से. पार्शियल विंडिकेशन. While Google was found to have monopoly in certain areas, court ruled in Google's favor in other areas. Like, it was determined that Google did not hold monopoly power in search advertising market and it was not liable for action related to its advertising platform. ओके, तो ये बस 4 पॉइंट याद रखिए इस पूरे केस के बारे में एंड यू आर डन विद दिस इशू. ठीक है, इसकी अवेयरनेस होना जरूरी है आपको बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट. ये वही है फिलीपींस वाला इशू, मार्को स्लैम चाइना रेकलेस एक्शन इन साउथ चाइना सी. ठीक है, अब फिलीपींस इसलिए इतना
हाइपर हो रहा है कि उसको पता है कि अब चाइना को भी एक जल्दी है कि वो फिलीपींस के साथ अपने रिश्ते सुधार ले, बिकॉज वहां पे ट्रम्प जैसे सनकी आदमी के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि चाइना को काफी परेशान करने वाला है। और चाइना अपनी शर्तों पे ये डील साइन करना चाहता है, एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि हम लोग साउथ चाइना सी में किस तरह बिहेव करेंगी दोनों कंट्रियां। इसके लिए वो प्रेशर बनाता रहता है फिलीपींस पे और ज्यादा एग्रेसिव होके कि जल्दी से जल्दी हम आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए अगर परेशान हो रहे हैं तो। जबकि फिलीपींस सोच रहा है कि नहीं, अब मैं और बोल्ड होके काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि यूएसए मेरे साथ है और बाय नेक्स्ट ईयर और ज्यादा साथ में होगा। तो इसलिए चाइना और ज्यादा हाइपर हो रहा है। Philippine President Ferdinand Marcos condemned the illegal and reckless action by China's Air Force against the Filipino military plane patrolling over disputed South China Sea region. Okay. तो चाइना ये जो एग्रेसिव बिहेवियर करता है ना, कई बार वो प्रेशर बनाने के लिए कि जल्दी से आइए, टेबल पे आइए, लेट्स टॉक, ठीक है। और फिलिपिन जल्दी नहीं कर रहा है बातों में क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि यूएसए की एक बार इलेक्शन हो जाए। सिविल सोसाइटी ग्रुप आस्क ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू बैन गैम्बलिंग एड्स। देखिए ये तो इंडिया में भी होना बहुत जरूरी है। इन गैम्बलिंग ने काफी लोगों का नुकसान कराया है और ये इस तरह का एडिक्शन है कि लोग जानते हुए भी वो हजारों लाखों हार रहे हैं, लेकिन बार बार ये सोच के खेले जा रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया की सिविल सोसाइटी का कि ये एडवर्टाइजमेंट बंद कीजिए। सड़कों से लेके तो टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, हर जगह ये गैम्बलिंग ऐप, वो गैम्बलिंग ऐप। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं आजकल। तो an alliance of leading Australians have demanded that government impose a total ban on gambling ads. Gambling losses in Australia are 25 billion Australian dollar a year. Adverts enticing people to risk their cash are widespread on television, radio, billboard, etc. अब हमारे लिए क्या जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इसके प्रॉस एंड कॉन्स जानने चाहिए। अगर हम इसको बैन करें तो क्या फायदे हैं और अगर बैन किया तो नुकसान क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमें इस वे में तैयार करना है, ये आपके मेंस में अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स पे। प्रॉस ऑफ बैनिंग, अगर हम बैन कर देते हैं फायदे क्या होंगे। फर्स्ट, इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस एडिक्शन। सोशल हार्म प्रिवेंशन, गैम्बलिंग कैन लीड टू एडिक्शन causing severe financial and emotional distress to individuals and their families. So banning such apps could help prevent such social harm. आप पैसे हार रहे हो, फिर आप वाइफ के साथ एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो घर में, आप बच्चों के साथ हाइपर हो रहे हो, आप उनके एजुकेशन पे खर्च करने की बजाय आप यहां इन्वेस्ट किए जा रहे हो। कई बार आप लोन ले रहे हो एंटी सोशल एलिमेंट से, फिर वो वसूली करने भेजते हैं, फिर सोशल क्राइम होते हैं, राइट। तो सोशल हार्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज आपकी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। Gambling addiction is linked to mental health issues such as depression and anxiety. A ban could reduce the prevalence of these problems. Right? This is first thing, addiction से बचाना. Second is financial loss को बचाना. Safeguard your savings. Many users, especially those from lower income groups, might gamble away significant portions of their savings, lead to economic instability. अब टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, मैंने 1 करोड़ जीता तो मैंने 2 करोड़ जीता। आप मुझे बताइए, आप में से एक भी किसी ऐसे रियल इंसान से मिला है जिसने करोड़ तो छोड़िए 10,000 भी जीते हो किसी गैम्बलिंग में, किसी ऐप पे 10,000 भी जीते हो, ऐसा भी लड़का शायद आपको नहीं मिलेगा पर्सनल लाइफ में। रिडक्शन इन डेट, बैनिंग गैम्बलिंग ऐप कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंक्यूरिंग लार्ज डेट ड्यू टू गैम्बलिंग लॉसेज। आप हारते रहते हो, आप और ज्यादा डेट लेते रहते हो, उधार लेते रहते हो लोगों से कि मुझे उधार दे दो मैं चुकाता हूं, फिर हार जाते हो और आप कर्ज में डूबते चले जाते हो। थर्ड इज कर्बिंग इलीगल एक्टिविटीज। अब ये ऐप वगैरह जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करती है। अगर मेरे पास आज मैं किसी जॉब में हूं, मेरे पास रिश्वत आई है 10,000 40,000 की, मैं लगा दूंगा बैटिंग में, राइट। सो मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग एप्स कैन बी यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। छत्तीसगढ़ का केस आपको पता होगा, महालक्ष्मी ग्रुप। यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ए बैन कोड रिड्यूस दिस रिस्क। क्रिमिनल नेटवर्क, some gambling operations may be linked to organized crime. Banning these apps could weaken such network. फोर्थ आता है हमारा कल्चरल एंड मॉरल कंसर्न, सोशल वैल्यूज या एथिक्स की बात कर लीजिए। गैम्बलिंग इज व्यूड एज मॉरली एंड कल्चरली अनएक्सेप्टेबल। ए बैन कुड बी सीन एज अलाइनिंग विद दीज वैल्यूज। ओके, तो फिर वो हमारे मॉरल और कल्चर के भी अगेंस्ट होता है, क्योंकि वो ऐसा रियल में नहीं होता ना, इवन फिल्मों में भी नहीं होता।
कि मौसी के पास जाके आप कह रहे हो बस शादी हो जाएगी तो जुए की लत भी छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। Youth protection, underage gambling. The young people are particularly vulnerable to allure of gambling apps. A ban could protect the minors. आईडी बना लेते हैं सब लोग, लिख देते हैं 18 प्लस है, पेरेंट्स वगैरह के नाम पे, भाई के नाम पे, किसी के नाम पे, और खेले जा रहे हैं। 16 साल के, 17 साल के स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स के। एक लड़का था, न्यूज आई थी उसकी, उसने फादर के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए खर्च कर मारे गैम्बलिंग खेलते खेलते। ओके, तो ये सब इसके प्रॉस होंगे। कॉन्स क्या होंगे? कॉन्स होंगे लॉस ऑफ रेवेन्यू। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या लगाया, 28% जीएसटी। यानी कि आप अगर 100 रुपए लगाते हो वहां किसी ऐप में, 28 रुपीज तो आपका वहीं चला गया। उसके बाद अगर मान लो आप जीत के भी आ गए, 100 का आपने सपोज डबल कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रुप में खेल रहे हो, ठीक है, तो इसमें 28% तो आपको 100 रुपए यहां लग गए थे जमा करते टाइम, उसके बाद जब आप जीते हो तब 28% वापस लग जाएगा। ठीक है, तो वो तो सरकार बहुत जम के रेवेन्यू कमा रही है इससे। First loss will be loss of revenue. Taxation, government could lose significant tax revenue from regulated gambling activities like Dream 11. These funds could have been used for public welfare program. अब गवर्नमेंट इसके पीछे लॉजिक ये देती है कि रेवेन्यू आएगा तो हम पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम पे खर्च करेंगे। एक तरफ तो पब्लिक ही बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इससे हम पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे। मतलब वही बात है, गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, इससे जो रेवेन्यू आ रहा है। Economic impact. Gambling industry, including related sectors like advertising, technology development, contribute to the economy. A ban could lead to job loss and economic downturns in these areas. Second is proliferation of illegal gambling. अब अगर हमने इसको लीगल खेलना बंद कर दिया तो क्या गारंटी है कि इलीगली नहीं खेला जाएगा? खेला जाएगा, तो वो तो हमेशा से खेला जा रहा है। चाय की दुकानों पे चले जाइए, वहां इलीगल सट्टा चलता है। अंडरग्राउंड हो जाएगा ये मार्केट, देन इट विल बी इवन हार्डर टू रेगुलेट एंड इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है इसके अगेंस्ट। लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, users might turn to unregulated platforms where they are more vulnerable to scam and have no legal recourse. Loss of entertainment, personal freedom. अब ये एक बात आती है कि भैया ये तो हमारी पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है, ये हमारी चॉइस है, हम खेल रहे हैं, आपका क्या जा रहा है। Regulated enjoyment. For some, gambling is a hobby. Banning apps could take away this legal and regulated form of entertainment. वही बात है कि लोगों को कहो आप एक ही बच्चा कीजिए, 2 बच्चे कीजिए, तो फिर उनका यही रहता है, हम पैदा कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है। बस वही हाल यहाँ पर है। टेक्नोलॉजिकल एंड एनफोर्समेंट चैलेंजेस, इवेजन. Users and operators might find ways to bypass the ban by using वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वीपीएन यूज आप जानते होंगे ना, आपने कभी ना कभी किया ही होगा किसी ना किसी ऐप को, वेबसाइट को खोलने में। अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर आप वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो एनफोर्समेंट तो इस पे ऑलरेडी डिफिकल्ट है आज के जमाने में। रिसोर्स एलोकेशन, इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग ए बैन would require significant resources which could be diverted from other important areas. इम्पैक्ट ऑन लीगल ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे ड्रीम 11 है, उनका बिजनेस लॉस होगा। लेजिटिमेट ऑपरेटर्स हु कंप्लाई विद द रेगुलेशन could be unfairly penalized, leading to business closure and loss of employment. Innovation stifling. The tech and gaming industries might be discouraged from innovating if a ban is seen as limiting their potential market. ओके, तो आपको मेंस में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि इनको बैन करने के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, राइट। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। कल हमने ओलंपिक्स पे देख ही लिया था कि ओलंपिक्स में हमें क्या करने की जरूरत है। बाकी न्यूज़पेपर के अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 450 सीरीज, इसको मिस मत कीजिए, इसके एडवांटेज आपको मेंस में समझ में आ जाएंगे, राइट। डोंट मिस दिस। Alright, so do visit the official app, and that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.